बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में द्रव्य के तापीय गुण का लेक्चर नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कृष्णिका, या उसको लोग कहते हैं आदर्श कृष्ण पिंड, इंग्लिश में कहते हैं उसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो आज का टॉपिक हमारा ये है और इसके बारे में हम लोग को जानना है वो है कृष्णिका क्या होती है, कृष्णिका के कौन कौन से गुण होते हैं और व्यवहारिक कृष्णिका कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर कोई वस्तु कहीं पर रखी है और उस पर अगर कोई विकिरण अगर गिर रहा है, तो अगर वो वस्तु से कोई भी विकिरण परावर्तित न होने पाए, यानी इधर जो टकरा करके लौटे ना कोई भी भाग इसका, और पारगमन भी ना होने पाए, यानी उधर दूसरी तरफ पार भी ना जाए, तो फिर बचा क्या? फिर कि जितना गिरे पूरा पूरा इसी के अंदर अवशोषित हो जाए, ऐसी वस्तु को हम कहते हैं कृष्णिका कहते हैं। तो कृष्णिका की बहुत सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हैं कि वो वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण का अवशोषण कर लेती है, चाहे आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो। कुछ भी मतलब तरंगदैर्घ्य कुछ भी होने का मतलब क्या है कि तरंगदैर्घ्य जो गिर रही है विकिरण की, उस तरंगदैर्घ्य का मान कुछ भी हो, तरंगदैर्घ्य छोटी तरंगदैर्घ्य का विकिरण हो चाहे बड़ी तरंगदैर्घ्य का हो, ठीक है ना, वो सभी विकिरणों को क्या करे वस्तु अवशोषित कर ले, तो ऐसी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? कृष्णिका कहते हैं। ऐसी वस्तु क्या कहते हैं हम लोग? कृष्णिका। यानी तरंगदैर्घ्य माने नहीं रखता है कि तरंगदैर्घ्य कम है कि ज्यादा है, चाहे जितनी तरंगदैर्घ्य हो, अगर वस्तु पर गिरे और वो विकिरण अवशोषित हो जाए, ना परावर्तित हो ना पारगमित हो, मतलब उसको पार भी ना कर पाए, जितनी हो सब उसके अंदर समाहित हो जाए, यानी अवशोषित हो जाए, ऐसी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? कृष्णिका कहते हैं। व्यवहारिकता में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इस परिभाषा को पूर्णतया पालन करती हो, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं, जैसे काजल यानी लैम्प ब्लैक जिसको कहते हैं। कि काजल मतलब क्या होता है? काजल तो सब लोग जानते हैं कि अगर लैम्प ब्लैक है, नहीं जो लैंप है उसके धुएं को अगर इकट्ठा करके उसका कालिक बनाई जाए तो उसको हम लोग काजल कहते हैं। तो काजल ये करीब 97% विकिरण का अवशोषण कर लेता है, 3% तब भी ये पारगमित या परावर्तित हो जाता है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग प्लेटिनम की कालिक, प्लेटिनम ब्लैक, ये भी उष्मा जो उसमें विकिरण है उसका अवशोषण करती है, लेकिन 100% नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा। उसके बाद सूर्य और तारों को भी हम लोग कृष्णिका की श्रेणी में लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है इसके और गुणों की। तो एक परिभाषा आपको जाननी है कि अवशोषण क्षमता किसे कहते हैं। अवशोषण क्षमता की परिभाषा हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी। अवशोषण क्षमता किसे लिखते हैं हम लोग? ए से, और ए बराबर होता है अवशोषित विकिरण ऊर्जा अपान आपतित विकिरण ऊर्जा। कुल विकिरण आपतित कुल विकिरण ऊर्जा है ये। तो जरा देखो इस परिभाषा से, देखो अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा अपान आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा। परिभाषा क्या कहती है? अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण का अवशोषण करना। मतलब अगर 100 विकिरण अगर गिर रहे हैं तो 100 के 100 अवशोषित हो जाएं, परावर्तित या पारगमित ना होने पाए। इसका मतलब 100/100 कितना हो जाएगा? 1। और तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो तो हर तरंगदैर्घ्य के लिए, यानी लैम्प ए जो अवशोषण क्षमता का जो मान होगा वो हर तरंगदैर्घ्य के लिए कितना होगा? 1 होता है। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण क्षमता हमेशा कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। किसी भी तरंगदैर्घ्य के लिए, सभी तरंगदैर्घ्यों के लिए अवशोषण कितनी होगी? 1। क्योंकि जितने भी अवशोषण, जितनी मात्रा गिर रही पूरी अवशोषित हो रही है। और 100 गिरे 80 अवशोषित हो, 100 गिरे 80 अवशोषित हो, इसका मतलब क्या है? 80% ही इसकी अवशोषण क्षमता है केवल। अगर 100% अगर अवशोषण हो रहा है, इसका मतलब अवशोषण कितनी हो जाएगी? 1।
ठीक है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में आता है कि आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है, कितनी होती है 1। अगर कोई वस्तु ले रहे हैं, अन्य कोई वस्तु है, कृष्णिका के अलावा अगर कोई वस्तु है, अन्य वस्तु के लिए ए लैम्डा का जो मान है वो लेस देन 1। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कृष्णिका की वैल्यू हमेशा, आदर्श कृष्णिका की वैल्यू हमेशा 1, और अन्य कृष्णिका के अलावा अगर कोई वस्तु है उस पर अगर विकिरण गिर रहा है तो वो 100% अवशोषण नहीं करेगा, कुछ न कुछ उससे पारगमित या परावर्तित हो जाएगा। यानी 100 अगर गिर रहे हैं तो मान लो 70 यहाँ अवशोषित हुए, तो 70/100 कितना हो जाएगा 0.7। 50% हुआ तो 0.5, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम इसके वैल्यू समझ सकते हैं कि अवशोषण तक मान कितना होगा। दूसरी बात आती है इसमें परावर्तन क्षमता। तो अब कृष्णिका है तो हमने क्या बताया कि जितना गिरे पूरा अवशोषित होना है, यानी परावर्तन कुछ भी ना हो। तो परावर्तन क्षमता या परावर्तन गुणांक कितना होगा इसका 0। पारगमित भी ना हो, यानी उसको पार भी न जाने पाए कि कोई वस्तु है, विकिरण गिरा और गिरने के बाद उसको पार करके दूसरे निकल जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। यानी पारगमन जो क्षमता है, पारगमन जो क्षमता है उसको हम पारगमन गुणांक भी कहते हैं, वो भी क्या होना चाहिए 0। लेकिन उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जन गुणांक ये 1 या 0 से मतलब नहीं है। उत्सर्जन चीज अलग है, उत्सर्जन होगा इसमें, ठीक है ना, लेकिन अवशोषण 1 होगा, पारगमन भी क्षमता 0 होगी और परावर्तन क्षमता भी 0 होगी, लेकिन उत्सर्जन 0 नहीं होगा, ना उत्सर्जन 1 होगा। उत्सर्जन की बात अलग है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात बहुत आती है कि इसको ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका क्यों कहते हैं। नहीं, ब्लैक बॉडी शब्द यूज क्यों किया गया, क्या काली वस्तुएं ही कृष्णिका होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। काली वस्तुएं कृष्णिका होना जरूरी नहीं है। कृष्णिका होने की जो शर्त ऊपर लिखी गई है कि ऐसी वस्तु चाहे वो हरी, पीली, गुलाबी, लाल कुछ भी हो, अगर वो उस पर अगर विकिरण गिरता है तो अगर वो संपूर्ण यानी पूरा का पूरा अवशोषित हो जाए तो उसको हम कृष्णिका कह देंगे। उसका रंग चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे हरा हो, चाहे गुलाबी हो, ठीक है ना। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम ब्लैक बॉडी शब्द यूज किया गया इंग्लिश वर्ड में, तो ब्लैक बॉडी से मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी मतलब इसलिए कहते हैं क्योंकि काली वस्तुएं ऊष्मा का अवशोषण ज्यादा करती हैं, ठीक है ना। जैसे खाना बनाने वाले बर्तन की जो तली है उसको ब्लैक रखा जाता है। तो ब्लैक रखने क्या मतलब, जब हम उसको आग पर रखते हैं तो जल्दी से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है और खाना हमारा जल्दी पक जाता है। तो काले वस्तुएं ऊष्मा का अवशोषण ज्यादा करती है, इसलिए हम 100% अवशोषण करने वाली वस्तुओं को हम ब्लैक बॉडी कह देते हैं। पर यह जरूरी नहीं है कि काली वस्तु ही ब्लैक बॉडी हो, ठीक है ना। तो ये बात तो थी हमारी ब्लैक बॉडी की यानी कृष्णिका की विशेषताओं के बारे में। अब जरा हम लोग जानते हैं कि व्यवहारिक कृष्णिका कैसे बनाई जाती है, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब हम बात करते हैं व्यवहारिक कृष्णिका की। तो व्यवहारिक कृष्णिका कैसे बनाई जाती है, इसकी थ्योरी तो हमने लिख रखी पहले, एग्जाम में आप कितना लिखेंगे, लेकिन इसको पहले आप देखें कि बनाना सीखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसका निर्माण एक फेरी नाम वैज्ञानिक उन्होंने किया था। और कैसे किया था, उन्होंने एक दोहरी दीवार का एक धातु का गोला लिया, मतलब एक दीवार और दूसरी दीवार, और इसमें बहुत ही बारीक छिद्र था, ऐसा रखा। और इसके अंदर वाले तरफ यहाँ पर यानी ये जो अंदर वाली जो परत है उसको में ब्लैक पेंट कर दिया, ठीक है ना। ब्लैक जो पॉलिश होती है उसको हमने यहाँ पर पेंट कर दिया पूरा अंदर वाले, ठीक है, ये कर देते हैं। इसमें किया ये फेरी, ये क्या लगा हुआ है, कालिक है, ये कालिक यहाँ पर लगी हुई है। और ये जो बीच में जो खाली जगह दिख रही दोनों दीवारों के बीच में, यहाँ पर क्या रखा गया है, निर्वात। निर्वात क्यों रखते हैं, क्योंकि जो ऊष्मा अंदर जाए उसमें विकिरण, तो उसका एक भाग
इस दीवार को पार करके बाहर ना आ पाए, यानी चालन और संवहन से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो। मतलब आदान प्रदान होने से मतलब है कि अंदर की ऊष्मा बाहर ना जाने पाए, क्योंकि चालन संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम अगर नहीं होगा, निर्वात होगा, तो इसके अंदर की ऊष्मा एक भी बाहर नहीं जाएगी। इसके लिए यहाँ क्या रखा जाता है, निर्वात। और इस जो छिद्र बना हुआ है, इसके ठीक सामने यहाँ अंदर एक शंख के आकार एक आकृति बनी होती है, ऐसी शंख के आकार क्या बनी होती है, एक आकृति। तो ये तो हो गया हमारा शंख बना हुआ है इधर, और ये हमारा क्या है, बहुत बारीक यहाँ पर क्या है, छिद्र है, यहाँ छिद्र बनाया गया है इसमें। अगर कोई विकिरण यहां से अगर आपतित होता है, यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, आपतित विकिरण। तो ये जब यहां पहुंचेगा सामने, तो यहां अगर इसको नोक अगर नहीं बनाएगा, शंख को कार्य बनाएगा, तो यहां टकराने को हो सकता है, कुछ भाग इसका परावर्तित हो जाए। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक तिरछा, यहाँ पर एक शंख लगा देते हैं, ताकि अगर टकराए तो यहां से परावर्तन इस तरफ होगा, ऐसे परावर्तित होगा इस डायरेक्शन में। भाई यहाँ पर अभिलंब खींचोगे तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, परावर्तन नियम का पालन होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर, तो यहां से परावर्तित होकर के 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 ऐसे, मतलब ये क्रिया हमारा चलती रहती है, नहीं एक भी भाग इसका बाहर नहीं जाने पाता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं व्यवहारिक कृष्णिका। बात समझ आ गई? तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, जरा देखो। व्यवहारिक कृष्णिका का निर्माण फेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें दोहरी दीवार का एक धातु का गोला होता है, जिसमें एक संकीर्ण छिद्र होता है, बहुत छोटा छिद्र करते हैं। गोले की भीतरी दीवार कालिख से पुती होती है। गोले की दोहरी दीवार के बीच में निर्वात रखते हैं, जिससे चालन संवहन से ऊष्मा बाहर न जाने पाए। छिद्र के ठीक सामने गोले के भीतरी दीवार पर शंख के आकार की आकृति होती है। ठीक है, ये शंख की आकृति यहां दिख रही है। जो ऊष्मीय विकिरण छिद्र से प्रवेश करता है वह बार परावर्तित होता है, परंतु छिद्र से बाहर नहीं आ पाता है। इस प्रकार वो पूर्णतया अवशोषित हो जाता है। तो पूर्णतः अवशोषित हो जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कृष्णिका। कृष्णिका की परिभाषा यही है कि वो वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण का अवशोषण कर रहे हैं। इसका जो छिद्र है, ये इससे जो प्रकाश जा रहा है एक बाहर नहीं आ रहा, इसका मतलब छिद्र जो है एक आदर्श कृष्णिका के भांति व्यवहार करता है। इस तरीके से फेरी ने एक व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकली एक ब्लैक बॉडी बनाई। इस तरीके से हम इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। इसका चित्र इस तरीके से बनाएंगे तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पुनः एक बार वीडियो चलाकर देख लीजिए, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज क्लास हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।